हेलो एवरीवन। ईवीएस की पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 4 का पार्ट सेकंड कवर किया था। आज की वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है गाय के दांत। गाय के जो आगे के दांत होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि वो पत्तों को आराम से काट सके, है ना। पत्तों को काटने के लिए यूज़ होता है। गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं आगे के दांत, है ना, जो पत्ते काटने के काम आते हैं। और जो पीछे के दांत हैं, मतलब पीछे के दांत ये वाले, आगे के दांत ये वाले, पीछे के दांत ये सब, है ना। ये जो पीछे के दांत हैं वो कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं, है ना। चपटे होते हैं ताकि आराम से उस पर घास, जैसे सिलवट्टे पे कुछ भी पीसते हैं ना, वैसे चपटे होते हैं। जगह होता है तो उस पर घास आराम से चबाती हैं गाय, है ना। तो पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे तो पता चला दांत से मुँह बंद हो जाएगा, बेचारी खाई पी नहीं पाएगी। इसलिए उसके जो दांत हैं वो हमेशा अपने दांतों से कुछ ना कुछ काटती है, कुतरती रहती है। घर में चूहा वगैरह भी देखते होंगे आप लोग ना, कुछ भी सामान कहीं पड़ा हो, कपड़ा कुतर देता है, कहीं कहीं कागज़ कुतर देता है ना। हमेशा कुछ ना कुछ काटते और कुतरते रहते हैं, जिससे इनके दांत हमेशा घिसते रहते हैं, है ना। ज़िंदगी भर इनके दांत बढ़ते भी रहते हैं और घिसते भी रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, एक नॉर्मल लेवल पर ही दांत रह जाते हैं। अगला पॉइंट है भीमासंघ। कर्नाटक का एक गांव है होलगुंडी। कर्नाटक का ये जो गांव है होलगुंडी, वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है ना, गांव की पंचायत, उस पंचायत का नाम है भीमासंघ। अब ये इस पंचायत की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ विशेष होगा। अब इसमें विशेष ये है कि आमतौर पर किसी भी गांव में, हमारा गांव हो गया या अपने आसपास आप लोग गांव वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे जो पंचायत होती है तो उसमें गांव के बड़े बुजुर्ग लोग ही हमेशा, मतलब पंचायत के सदस्य होते हैं, जो जैसा वो कहते हैं वैसा सब लोग सुनते मानते हैं। लेकिन जो यहाँ की पंचायत है ना, इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी होते हैं। देखिए, बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं, इसीलिए ये पंचायत यहाँ पर विशेष रूप से सामने आई है। इसका नाम क्या है? भीमासंघ। अगला पॉइंट है बरगद की लटकन। बरगद के पेड़ से आप लोग देखे होंगे कि उसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, उस शाखाओं से जगह जगह से, है ना, कई जगह से ढेर सारी रस्सी जैसा लटका होता है नीचे, है ना, लटकते लटकते ज़मीन के पास तक आ जाता है। तो वो होता क्या है? वही होती है बरगद की लटकन। असल में वो होता क्या है, उसकी पेड़ की जड़ें होती हैं, वो जो उसके टहनियों से निकलती हैं, है ना, टहनियों से निकलती हैं। क्या होती हैं? जड़ें होती हैं जो टहनियों से निकलती हैं, और ऊपर से ऐसे नीचे लटक करके धीरे 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 वो ज़मीन के अंदर तक चली जाती है। फिर बाद में खूब मोटा पेड़ जैसा हो जाता है ना, जैसा लगता है कितना सारा पेड़ एक ही साथ लगा हुआ है। तो असल में वो टहनियों से निकलने वाली जड़ी होती हैं जो ज़मीन के अंदर जाती हैं। तो ज़मीन के अंदर जाने के बाद ये मजबूत खम्भों की तरह, है ना, खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। एक ही मोटा सा तना रहेगा, पेड़ इतना विशाल होता है उसका कि पेड़ कभी भी टूट फूट सकता है। इसीलिए टहनियों से पतली पतली रस्सी जैसी निकलती हैं पहले जड़ें, फिर वो ज़मीन के अंदर जाकर धीरे धीरे मोटी बन जाती हैं और खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अगला पॉइंट है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। एक पौधा या पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। इसमें कुछ खास है। क्या खास है? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, पहली चीज़ तो इसकी ऊंचाई कहाँ तक जा सकती है, तो ये 10 फीट तक ऊपर जा सकता है। ज़मीन से 10 फुट तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। और जो इसकी जड़ें हैं वो ज़मीन में 300 फुट तक नीचे जा सकती हैं, है ना। कब तक जा सकती हैं? जब तक कि उनको ज़मीन में पानी न मिल जाए। पानी पहले मिल जाएगा तो जड़ें थोड़ी कम अंदर जाएंगी। जितना नीचे, मतलब 300 फुट नीचे तक वो जा सकती हैं जब तक कि उनको पानी न मिल जाए। अगर 300 फुट नीचे ज़मीन के अंदर पानी है तो वहाँ तक वो पानी लेने के लिए जड़ें जाएंगी, है ना। कितनी गहराई तक? 300 फीट की गहराई तक जड़ें जा सकती हैं जब तक कि उनको पानी न मिल जाए। अब पानी मिलने के बाद ये जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं कि पानी को ऊपर खींचकर अपने तने में इकट्ठा करती रहती हैं। देखिए, पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जड़ें पानी तक पहुंच जाती हैं और पानी को लेकर के अपने
तने में इकट्ठा करती रहती हैं। अब तने में पानी जो इकट्ठा होता है, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है वहाँ के स्थानीय लोगों को, है ना, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। देखिए रेगिस्तानियों का रेगिस्तानी इलाके में मिलेगा, तो वहाँ पे रेगिस्तानी इलाके में कभी भी जब भी पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि उसको तने में पतला सा पाइप डालते हैं। देखिए पानी की कमी होने पर वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर, ठीक, पाइप डालकर क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं, है ना। अब नीचे तो पानी है ही, वो तो प्लांट अपना पानी पा ही जाएगा, पानी खींच करके तने में इकट्ठा करता रहेगा। लोगों को पानी की कमी होगी तो वो लोग उसके तने से पानी निकालते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे। बहुत बढ़िया पेड़ है। अगला पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जो जिस इलाके में वो बनती हैं उस इलाके के नाम से ही वो चीज़ें मशहूर हो गई हैं, ठीक। जैसे पहला है पोचमपल्ली साड़ी। पोचमपल्ली कहाँ है? पोचमपल्ली एक कस्बा है जो तेलंगाना राज्य में है। वहाँ पे साड़ी बनती है, तो उस साड़ी का नाम ही पड़ गया है पोचमपल्ली साड़ी, ठीक। दूसरा कुल्लू की शॉल। कुल्लू आप लोग नाम सुने होंगे, जब भी नाम आता है कुल्लू मनाली एक साथ ही अक्सर लोग लेते हैं। कुल्लू ठंडी जगह है, ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे शॉल वहाँ की बहुत फेमस है, तो उस शॉल का नाम ही पड़ गया है कुल्लू की शॉल, ठीक। अगला पॉइंट है असम की सिल्क। असम में सिल्क ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो सिल्क है उसका नाम पड़ गया है असम की सिल्क। उसकी अपनी अलग ही पहचान है। अगला पॉइंट है कश्मीरी कढ़ाई। कश्मीर में भी ठंडी जगह है, वहाँ पे भी शॉल वगैरह बहुत होती है, लेकिन वहाँ पे शॉल से ज़्यादा वहाँ की जो शॉल पे कढ़ाइयाँ होती हैं ना कश्मीर में, वो ज़्यादा फेमस हैं, ठीक। तो वो जो कढ़ाई है वो फेमस है कश्मीरी कढ़ाई के नाम से। और लास्ट है मधुबनी पेंटिंग। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मधुबनी पेंटिंग की, है ना। तो मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में ज़्यादातर बनाई जाती है, तो ये मधुबनी ज़िले में बनाई जाती है, तो उस पेंटिंग का नाम ही पड़ गया है मधुबनी पेंटिंग। अगला यानी कि 7वां पॉइंट है माघ बिहू त्यौहार, जिसे आमतौर पर बिहू त्यौहार भी कहा जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में, ठीक। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चावलों की नई फसल कटने के बाद। जब भी वहाँ पे चावल बोया जाता है तो जो फसल जब कटती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है, चावल की नई फसल कटने के बाद। और इसका जो टाइम है वो होता है 14 से 15 जनवरी, है ना। जो डेट फिक्स है इसकी 14 और 15 जनवरी। ये 14 और 15 जनवरी क्या है? असमिया कैलेंडर के 10वां महीना। कौन सा महीना होता है? माघ का महीना, है ना। इसीलिए बिहू त्यौहार क्या आता है? माघ। असमिया कैलेंडर के हिसाब से जो 10वां महीना होता है माघ, उस माघ का जो पहला दिन होता है ना, माघ का पहला दिन 14 और दूसरा दिन 15 जनवरी, ठीक। इस दिन मनाया जाता है बिहू का त्यौहार। जो पहला दिन होता है यानी कि 14 जनवरी, है ना, माघ का पहला दिन यानी कि 14 जनवरी, उस दिन को ये लोग बोलते हैं उरुका, है ना। जो बिहू का त्यौहार वो 2 दिन का होता है, जो पहला दिन होता है उसे बोलते हैं उरुका। इस दिन होता क्या है कि लोग बांस और घास से एक छप्पर या शेड बनाते हैं, जो कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब कि ज़्यादा लंबे समय के लिए उसको नहीं बनाया जाता है ना। उसे क्या बोलते हैं ये लोग? भेला घर, है ना। बांस और घास से अस्थायी शेड बनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है भेला घर। कब? उरुका के दिन। उरुका यानी कब? 14 जनवरी, यानी कि बिहू के त्यौहार का पहला दिन। और जब भेला घर बनता है उसी दिन यानी कि उरुका वाले दिन ही शाम को या रात को ये लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, मतलब सब लोग साथ में बैठकर खाना पीना पकाते और खाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि मेज़ी जलाई जाती है। मेज़ी क्या होता है? अब जैसे हमारे यहाँ होलिका दहन पे लोग ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं, वैसे ही ये लोग इसके उरुका के अगले दिन, है ना, यानी कि 15 जनवरी को सुबह सुबह मेज़ी जलाते हैं। लकड़ी ढेर सारी इकट्ठी करके उसमें आग लगा देते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं मेज़ी, है ना। मेज़ी जलाते हैं और इस मेज़ी के जलाने के साथ ही जो इन्होंने भेला घर बनाया हुआ है उसमें भी आग लगा दी जाती है, उसको भी जला दिया जाता है। देखिए मेज़ी घर जलाने के साथ साथ भेला घर भी जला दिया जाता है। अगला पॉइंट है बोरा चावल। बोरा चावल क्या है? ये चावल की एक किस्म है, एक बोरा चावल नहीं है, ये चावल की एक अलग किस्म है। बहुत सारी किस्में होती हैं ना, तो उसी में एक बोरा चावल भी चावल की एक किस्म है, जो कहाँ होता है? असम में। इस चावल को जब पकाया जाता है तो पकने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। बहुत से चावल क्या होता है, पकने के बाद एकदम उसके दाने एकदम अलग अलग हो जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं भर्रा चावल, एकदम अलग अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर वही पसंद करते हैं लोग,
लेकिन ये जो बोरा चावल होता है ये ऐसी चावल की किस्म है जिसको पकाने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है, कई में सब चिपक जाता है, चिप 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 करता है दबाने पे ऐसे। अगला पॉइंट है मेखला चादर। मेखला चादर ये भी असम में ही ज़्यादातर मिलता है। जो वहाँ की औरतें हैं ये मेखला चादर पहनती हैं। ये किसका बनता है? पाट और मूंगा से बनाई जाती है चादर, जिसको वहाँ की औरतें पहनती हैं। इस त्योहार के दिन खास तौर से सब लोग पहनती हैं। अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं एक देश की जिसका नाम है अबू धाबी। अबू धाबी, अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके हैं। मतलब वहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, मतलब हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है ना। रेत ही रेत दिखती है तो बात करते हैं कि रेत का रंग कैसा कैसा होता है। तो जो रेत होती है वहाँ पे सफ़ेद, भूरी, पीली, लाल और काले कलर की होती है। कैसी कैसी? सफ़ेद, भूरी, पीली, लाल और काले रंग की। इतने रंग की वहाँ पे रेत के टीले आपको देखने को मिल जाएंगे। रेगिस्तान है तो हर तरफ रेत के टीले ही टीले मिलेंगे आपको। और जो रेतीली ज़मीन है उसके नीचे तेल होता है ना। तेल यानी कि पेट्रोलियम, जो हम गाड़ियों में तेल का यूज़ करते हैं वो तेल है ना। तो रेतीली ज़मीन के नीचे तेल मिल जाता है वहाँ पर। और रेतीली जगह है इसलिए बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हरे भरे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे देखने को कौन सा पेड़ मिलेगा? खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ वहाँ पे हर जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ की जो मुद्रा है, हमारे यहाँ जो मुद्रा है उसको हम लोग रुपया बोलते हैं, वैसे वहाँ पे जो मुद्रा है उसको बोलते हैं दिरहम है। वहाँ की मुद्रा को दिरहम बोला जाता है। हमारे यहाँ की मुद्रा यानी कि रुपए पर ज़्यादातर हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है। वहाँ की जो भाषा है वो अरबी भाषा है, इसलिए वहाँ की जो मुद्रा है दिरहम उस पर अरबी भाषा में लिखा हुआ हमको मिलेगा। अब वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी बहुत होने के कारण लोग वहाँ पे बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनते हैं है ना। कपड़े सूती होते हैं गर्मी से बचने के लिए। और गर्मी है, धूप भी बहुत पड़ती है, तो धूप ज़्यादा पड़ती है इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं ढीले ढाले, उस पूरे कपड़े से अपने शरीर को एकदम ढक के रखते हैं और सर भी ढक कर के रखते हैं। देखे होंगे आप लोग, कभी टीवी वगैरह में दिखा होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक लंबा लंबा कपड़ा पहनते हैं सफ़ेद सफ़ेद तक, और ऐसे सर पे कपड़ा रख के ऐसे जैसे पगड़ी जैसे हम लोग बांधते हैं ना, उस तरह से ऐसे बांध के रखते हैं सब। ठीक है, अगला पॉइंट है मलयालम में चाचा को चिट्टप्पन। क्या कहते हैं चाचा को मलयालम में? चिट्टप्पन। और चाची को कुंजम्मा है ना। चाचा को चिट्टप्पन और चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। कहाँ, किस भाषा में? मलयालम में। अगला पॉइंट है केरल के घरों में लोग आंगन में बगीचे लगाते हैं। किस चीज़ के बगीचे लगाते हैं? हमारे यहाँ नॉर्मली लोग जब बगीचा लगाते हैं घर में तो फूल लगाते हैं, कुछ फल लगा लेते हैं। तो केरल में अक्सर करके घर के आंगन में लोग मसालों का बगीचा लगाते हैं। मसालों का बगीचा, मसालों में ज़्यादातर क्या क्या होता है? छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और काली मिर्च। और भी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ये सब चीज़ें मेन होती हैं। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और काली मिर्च है ना। लोग घर के आंगन में ही ये सब चीज़ें उगा लेते हैं। अगले पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 13 में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। वहीदा प्रिज्म के बारे में, ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। कहाँ हैं? भारतीय नौसेना में। क्या हैं? डॉक्टर। कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ठीक, ये पहली महिला हैं जिसने पूरी परेड की कमान संभाली है ना। नौसेना में है तो नौसेना में किसी भी सेना में परेड चलती है तो उस परेड को संबोधित करने के लिए एक कमांडर परेड के आगे चलता है। ठीक, तो वो काम इन्होंने किया था, जो पहली महिला बनी है ना। इससे पहले पुरुषों ने नहीं किया था, इनके पहले ये पहली महिला है जिसने पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये धन्ना मंडी गांव में, राजौरी ज़िले, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है राजौरी, वहाँ का एक गांव है धन्ना मंडी, ये वहाँ की निवासी हैं। चलिए, इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है ना। जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। जो इनके नाम के आगे यहाँ पे प्रिज्म दिखाई दे रहा है ना आपको, वहीदा प्रिज्म। ठीक, तो ये टाइटल इनके पिताजी ने इनको दिया था है ना। वो ये चाहते थे कि इनकी बेटी भी प्रिज्म की तरह अपना एक अलग पहचान बनाए। इनकी 3 बहनों में एक बहन जम्मू पुलिस में है। नौसेना के जहाज़ पे हॉस्पिटल नहीं होता, बल्कि बस एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें रख दी जाती हैं है ना। वहाँ पे जहाज़ पे
नौसेना के जहाज़ पे क्या दिया जाता है? फर्स्ट एड दी जाती है। किसी को चोट लगने पे जो सबसे पहले छोटी मोटी ट्रीटमेंट दी जाती है वो होता है फर्स्ट एड, है ना। तो नौसेना के जहाज़ पे फर्स्ट एड दिया जाता है। ये फर्स्ट एड देने के लिए वहाँ पे एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर की सहायता करने के लिए 2-3 सहायक होते हैं, ठीक। नौसेना में जो परेड होती है उस परेड में 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। किसके पीछे? कमांड देने वाले के पीछे। कमांड देने वाले के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं जिन्हें वो निर्देशित करता है, ठीक। कमांडर निर्देशित करता है उन्हें। पूरी परेड में कुल 36 कमांड देने होते हैं। कितने? 36 निर्देश देने होते हैं। और निर्देश इतनी तेज़ आवाज़ में देना होता है कि जो सबसे लास्ट वाली जो टुकड़ी है, चौथी टुकड़ी, उसमें हर किसी को भी सुनाई दे और साथ ही जो आपके अगल बगल जितने भी दर्शक लोग बैठे हैं सबको भी एकदम साफ साफ सुनाई दे। बहुत तेज़ आवाज़ में निर्देश देने होते हैं। अगला पॉइंट है, लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमाले। लद्दाख में माँ को कहते हैं आमाले, पापा को कहते हैं आबाले और दादाजी को कहते हैं मेमेले। एक बार फिर से देखते हैं। लद्दाख में माँ को कहते हैं आमाले, पापा को कहते हैं आबाले और दादाजी को कहते हैं मेमेले। इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारे क्लास 4th की EVS की बुक पूरी तरह से ख़त्म होती है। मतलब इसमें सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए जितने मेन पॉइंट्स थे। आखिर में हम पूछना चाहते हैं आपसे एक सवाल जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने हमारे EVS की पिछली वीडियो देखी है। सवाल है, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए एक ख़ास तरह के घोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रंग मिलाया जाता है। वो घोल किस चीज़ से बनाया जाता है? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि जो मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए घोल बनाया जाता है जिसमें रंग मिलाते हैं वो घोल किस चीज़ से बनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।